नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन कृषि के बारे में पढ़ रहे थे। कृषि के प्रकार हमने देख लिए थे, फसलों का वर्गीकरण हमने देखा था। हाँ, जो भी राजस्थान के अंदर कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उनके बारे में अपन ने देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में जल संसाधन की क्या स्थिति है, पशुपालन की क्या स्थिति है, सिंचाई से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में जल संसाधन। राजस्थान के अंदर जल की क्या स्थिति है। अगर हम बात करें कि भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में कितना है, तो राजस्थान के अंदर भारत के कुल सतही जल का मतलब क्या हो गया, जो सरफेस वाटर है, सतह पे जो पानी है, तो भारत के अंदर जो कुल सतही जल है उसका 1.16% जो है ये राजस्थान के अंदर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो ये है 1.16%। ये तो है सतही जल का। और अगर आपसे कुल भूजल का पूछा जाए, यानी जो ग्राउंड वाटर है उसका पूछा जाए, जो भूमिगत जल है उसका पूछा जाए, तो भारत के अंदर जितना भी भूमिगत जल है उसमें से 1.69% जो जल है ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सिंचाई के लिए जो सतही जल परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि सिंचाई के लिए चलाई जा रही हैं। तो इसके अंतर्गत 7 वृहद परियोजनाएं चलाई जा रही हैं तथा 5 लघु परियोजनाएं चल रही हैं। तो 7 वृहद परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली है नर्मदा नहर परियोजना, जो कि सिंचाई के लिए चलाई जाने वाली परियोजना है। ये जो परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, ये भारत की पहली वृहद सिंचाई परियोजना है। वृहद का मतलब क्या हो गया, बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है इसको अनिवार्य कर दिया गया है। हमने देखा था फव्वारा सिंचाई पद्धति के अंदर जो सिंचाई होती है फसलों के अंदर, वो फव्वारों के माध्यम से होती है। ठीक है, अगर फव्वारों से सिंचाई होती है तो उसमें पानी है वो कम मात्रा में काम में आता है। तो इसीलिए फव्वारा सिंचाई पद्धति है इसको अनिवार्य कर दिया गया है जो नर्मदा नहर परियोजना है इसके अंतर्गत। तो सरकार का उद्देश्य क्या है, धीरे धीरे सभी परियोजनाओं में जो फव्वारा सिंचाई पद्धति है इसको अनिवार्य करना। तो सबसे पहले अनिवार्य किसमें किया है, नर्मदा नहर परियोजना के अंदर, जो कि भारत की पहली वृहद सिंचाई परियोजना है। कौन कौन से जिलों में राजस्थान के अंदर ये परियोजना संचालित हो रही है, तो ये राजस्थान के अंदर जालोर तथा बाड़मेर जिले के अंदर संचालित हो रही है। दूसरी वृहद सिंचाई परियोजना है परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि इसके उद्देश्य क्या है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा उद्देश्य होना, सिंचाई के साथ साथ में पेयजल के लिए भी काम में लेना और किसी काम में लेना। तो ये जो परियोजना है ये झालावाड़ के अंदर जो परवन नदी है उस पे चल रही है। इस परियोजना के माध्यम से कोटा, बारां तथा झालावाड़ जिलों में, इन 3 जिलों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। इससे विद्युत का उत्पादन भी होता है। हमें पता है पानी से विद्युत उत्पादन होता है। तो जो परवन वृहद बहुउद्देशीय परियोजना है, देखो ये क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। एक तो ये सिंचाई के लिए काम में आ रही है, दूसरी इससे विद्युत उत्पादन भी हो रहा है, कहीं पे ये पेयजल के लिए भी काम में आ रही है। तो इससे विद्युत उत्पादन होता है, कितना होता है, 2970 मेगावाट जो विद्युत उत्पादन है ये इस परियोजना के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगली वृहद सिंचाई परियोजना है नवनेरा बांध वृहद सिंचाई परियोजना। तो नवनेरा बांध कहाँ पे है, यह है कोटा के अंदर। इस बांध पे परियोजना चलाई जा रही है नवनेरा बांध सिंचाई वृहद परियोजना। ये जो नवनेरा बांध पे परियोजना चल रही है, या फिर हम बोल सकते हैं नवनेरा बांध है, ये ERCP का भी हिस्सा है। ERCP क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ERCP क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना क्या है, पूर्वी राजस्थान के अंदर जो भी नदियां हैं उनको नहर के माध्यम से जोड़ना, ये इस परियोजना के अंदर मुख्य है, वो काम किया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का भी हिस्सा है। और कौन कौन सी हैं वृहद सिंचाई परियोजनाएं, धौलपुर लिफ्ट परियोजना जो कि धौलपुर के अंदर है, मरुस्थल क्षेत्र के लिए जल पुनर्गठन परियोजना, ये भी वृहद सिंचाई परियोजना है। तो इनके आपको नाम ध्यान रखना है, सीधे सीधे कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये परियोजना कहाँ पे चलाई जा रही है। ठीक है, और कौन सी है, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना और पीपल खूंट परियोजना। तो ये हैं राजस्थान में सिंचाई के लिए चलाई जाने वाली
जो 7 वृहद परियोजनाएं हैं ये हमने देख ली। 5 चल रही है मध्यम परियोजनाएं। कौन कौन सी मध्यम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं? एक चल रही है गरदड़ा परियोजना, या फिर इसको गरडदा परियोजना भी इसको बोला जाता है। कहाँ पे है ये परियोजना? ये कहाँ पे है? ये बूंदी के अंदर चल रही है। सकली परियोजना ये कोटा के अंदर है। गागरीन झालावाड़ के अंदर है। लहासी बारां के अंदर है। हथियादे ये भी बारां के अंदर है। तो 2 हैं बारां के अंदर हैं, 2 लहासी तथा हथियादे ये दोनों बारां के अंदर है। तो 5 चल रही है लघु परियोजनाएं जो कि सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं हैं, और 41 चल रही है लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो ये 41 के नाम ध्यान रखना आपको जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो कि लघु सिंचाई परियोजनाएं कितनी चल रही हैं। तो ये चल रही हैं 41 यानी 41 चल रही हैं। 7 वृहद सिंचाई परियोजनाएं, 5 मध्यम परियोजनाएं हैं तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो ये देखो आजीविका में सुधार करने की परियोजना कब शुरू हुई थी? अप्रैल 2017 के अंदर ये परियोजना शुरू की गई थी। राजस्थान के 27 जिलों में ये जो परियोजना है ये संचालित है, और कुल 8 वर्षों के लिए ये जो परियोजना है ये चलाई गई है। 3 चरणों में इसको चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और नवीकरण के लिए। जो भी सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें क्या नया ला सकते हैं, ये इस परियोजना का उद्देश्य है। ये जो परियोजना है ये जिका की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही है। जिका हमने देखी थी, जापान की एक एजेंसी है। तो इस परियोजना में वित्तीय सहायता किसके द्वारा मिल रही है? तो जिका की वित्तीय सहायता के द्वारा ये जो परियोजना है ये चलाई जा रही है। अगली है रेगिस्तानी क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना। तो मुख्यतः स्पेशली जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके लिए है ये परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो IGNP परियोजना चल रही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसके पहले चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए ये जो परियोजना है ये चलाई जा रही है। इसमें वित्तीय सहायता किसके द्वारा की जा रही है? ये की जा रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता है वो इसमें की जा रही है। तो इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें एक तो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले, यानी जो ज़्यादातर रेगिस्तान वाले जिले हैं, क्योंकि स्पेशली चलाई जा रही है रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए, तो जो पश्चिमी मरुस्थल वाले जिले हैं लगभग वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगली है राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना। ये जो योजना है 2016-17 में शुरू की गई थी। 8 वर्षों के लिए ये जो योजना है ये शुरू की गई है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये योजना है ये शुरू की गई है, यानी केंद्र की योजना है। तो नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्रीय यानी कि केंद्र सरकार की योजना है। अब जल से संबंधित है तो जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है। इसके अंदर वित्तीय सहायता किसके द्वारा मिल रही है? तो वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा इसमें वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जा रही है। ये जो योजना है ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। हमने कई योजनाओं में देखा है कि केंद्र का सहयोग कितना है, राज्य का सहयोग, यानी केंद्र तथा राज्य दोनों के सहयोग से मिलकर चलाई जा रही थी। कई हमने देखा है जिसमें 60 और 40 का अनुपात रहता है, लगभग 60% केंद्र सरकार का और 40% राज्य सरकार का। लेकिन ये जो राष्ट्रीय जल विज्ञान योजना है ये पूरी की पूरी यानी 100% इसके अंदर केंद्र सरकार का संचालन रहने वाला है। तो 100% केंद्र का अनुदान रहेगा इसमें। इसके अंदर एक स्काडा सिस्टम जो है ये शुरू किया गया है। तो स्काडा सिस्टम क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, यानी इस सिस्टम के माध्यम से सुपरवाइजरी की जाएगी और जो भी डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा। ये जो स्काडा सिस्टम है ये सबसे पहले लागू किया गया है या फिर शुरू किया गया है जो बिसलपुर बांध है टोंक के अंदर। तो बिसलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में स्थित है बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर बांध राजस्थान का पहला बांध है जिसमें कि स्काडा सिस्टम प्रणाली जो है ये लागू की गई है, यानी ये प्रणाली है इसमें शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सूखा प्रबंधन, तो जहाँ पे भी सूखा पड़ रहा है उसको मैनेज करना, जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगली परियोजना है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना।
जो भी पहले से बांध बने हुए हैं उनकी मरम्मत करना, उनकी स्थिति को सुधारना, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जा रही है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्तीय सहायता इस योजना में प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के जो भी बड़े बांध हैं उनकी बहाली और पुनर्वास के लिए ये जो योजना है ये चलाई जा रही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो भी बांध पहले से बने हुए हैं, जो बड़े बड़े बांध हैं, तो उनमें से कई बांध जो हैं वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो उनकी मरम्मत करना, उनमें सुधार करने के लिए ये जो परियोजना है ये चलाई गई है। स्पेशली बांधों की मरम्मत करने के लिए ये परियोजना है ये चलाई गई है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो परियोजना है केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो ये भारत के 18 राज्यों में ये जो परियोजना है ये संचालित है और उनमें से राजस्थान जो है वो टॉप पे चल रहा है। यानी कि बांधों की जो भी बांध हैं उनकी मरम्मत करने का काम, उनमें सुधार करने के काम के अंदर राजस्थान जो है वो टॉप पे चल रहा है। तो इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान प्रथम स्थान पे चल रहा है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, अगली है अटल भूजल योजना। काफी महत्वपूर्ण योजना है, आपको ध्यान रखना है। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2020 को ये जो योजना है ये शुरू की गई थी तथा 5 साल के लिए ये जो योजना है ये शुरू की गई है। तो केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता है ये भी दे रहा है विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो अटल भूजल योजना है इसके अंदर। तो इसमें भारत सरकार और जो वर्ल्ड बैंक है इनका 50-50 का योगदान है, इसमें दोनों का बराबर योगदान है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार और विश्व बैंक जो है इनका दोनों का बराबर योगदान है इस योजना के अंतर्गत। 7 राज्यों में चलाई जा रही है। तो कौन कौन से राज्यों में ये योजना है ये संचालित है? एक देखो राजस्थान के अंदर है इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, इन 7 राज्यों के अंदर जो अटल भूजल योजना है ये संचालित है। अगर हम देखें कि राजस्थान के कितने जिले इस योजना में शामिल हैं, तो राजस्थान के 17 जिले इस योजना के अंदर शामिल हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? तो राजस्थान के इसमें 17 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले शामिल हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितने जिले शामिल हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? भूजल के गिरते स्तर को रोकना। जो भी भूमिगत जल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, यानी भूमिगत जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उसको रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाना, रोकेंगे तो स्तर बढ़ेगा, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। भूमिगत जल के बेहतर प्रबंधन के लिए ये जो योजना है ये चलाई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अगली है राजीव गांधी जल संचय योजना। तो ये भी जल के संचय के लिए चलाई जाने वाली योजना है। इसका पहला चरण जो है वो कब शुरू किया गया था? 20 अगस्त 2019 को जो राजीव गांधी जल संचय योजना है इसका पहला चरण शुरू किया गया था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है, आपको ध्यान रखनी है। ये जो योजना है राजस्थान के पूरे 33 जिलों में संचालित है तथा 2 साल के लिए ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? वर्षा के जल को संचयन करना, यानी जो भी वर्षा का जल है उसको स्टोर करना, बांध बना के, तालाब बना के, कुएं बना के, तो इससे हम जो वर्षा का जल है उसको स्टोर कर सकते हैं। जल संरक्षण करना, जल स्रोतों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन करना, जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना, यानी जल को व्यर्थ ना बहाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जल का बचाव करें। चारागाह विकास और वृक्षारोपण करना, फसल और बागवानी के उन्नत तरीकों को बढ़ावा देना, जल भंडारण स्रोतों में वृद्धि करना, यानी कैसे जल को इकट्ठा किया जा सकता है, उसको स्टोर कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से स्रोत हैं उनमें वृद्धि करना, जैसे कि कुएं बनाना, तालाब बनाना, बावड़ी बनाना, बांध बनाना। तो इस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये जो राजीव गांधी जल संचय योजना है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगर हम बात करें राजस्थान जल नीति की, तो राजस्थान के अंदर जल नीति कब आई थी? 2010 के अंदर। आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है राजस्थान जल नीति कब आई थी? तो ये आई थी 2010 के अंदर। राजस्थान जल नीति जो है ये लागू की गई थी। तो ये हमने मुख्य राजस्थान के अंदर जल की स्थिति के बारे में देख लिया।
अब हम देखते हैं कि राजस्थान में पशुधन की क्या स्थिति है। अगर हम पशुधन की बात करें तो पशुधन कितना है, क्या स्थिति है, कैसे पता किया जाता है? पशु गणना के द्वारा। जैसे जनसंख्या पता की जाती है जनगणना के द्वारा, वैसे ही पशुधन की जो स्थिति है ये पता की जाती है पशु गणना के माध्यम से। तो पशु गणना के द्वारा पशुधन की स्थिति का पता किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि पशु गणना जो है ये प्रत्येक 5 साल के अंदर पशु गणना जो है वो की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक 5 साल में पशु गणना होती है। तो अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पहले पशुधन की जो गणना है ये कब हुई थी, तो 1919 के अंदर, यानी आजादी से पहले हो चुकी थी। सबसे पहले भारत के अंदर हुई थी 1919 के अंदर। और राजस्थान में सबसे पहले कब हुई थी पशुधन गणना, तो ये हुई थी 1951 के अंदर, आजादी के बाद हुई थी। राजस्थान की जो लेटेस्ट जो नवीनतम पशुधन गणना है ये हुई थी 2019 के अंदर, जो कि 20वीं पशुधन गणना थी जो 2019 के अंदर हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की नवीनतम पशुधन गणना जो कि 20वीं पशुधन गणना है जो हुई थी 2019 के अंदर। अगर हम इस गणना के अनुसार बात करें, इस पशुधन गणना के अनुसार बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल पशुधन कितना है? 2019 की पशुधन गणना के अनुसार 568.01 लाख जो पशुधन है ये राजस्थान के अंदर है। कुक्कुट कितने हैं, यानी कि पोल्ट्री जिसको हम बोल सकते हैं, तो पोल्ट्री या कुक्कुट में कौन से पक्षी आते हैं? इस प्रकार के पक्षी जिनका पालन अंडे या फिर मांस के लिए किया जाता है, यानी अंडे के लिए तथा मांस के लिए जिनका पालन किया जाता है। तो इस प्रकार के पक्षी आते हैं कुक्कुट के अंदर, यानी जिसको पोल्ट्री भी बोला जाता है। तो मुख्यतः जो मुर्गी है, मुर्गी तथा जो बतख है ये आती हैं पोल्ट्री के अंदर। तो मुख्य पक्षी जो कि पोल्ट्री के अंदर आते हैं, कुक्कुट के अंदर आते हैं, वो मुख्यतः है मुर्गी तथा बतख, जिनसे अंडा तथा मांस दोनों का उत्पादन होता है। तो कुक्कुट की संख्या कितनी है? 146.23 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है डेटा। राजस्थान में अगर आपसे कुल पशुधन पूछा जाए तो वो है 568.01 लाख, और अगर कुक्कुट की संख्या पूछी जाए तो ये है 146.23 लाख। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुक्कुट में कौन से पक्षियों को शामिल किया जाता है, तो जो कि मुख्यतः अंडा तथा मांस उत्पादन के लिए जिन पक्षियों का पालन किया जाता है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे कि मुख्यतः इसमें मुर्गी तथा बतख को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें कि देश के कुल पशुधन में राजस्थान के पशुधन का कितना योगदान है, तो ये है 10.60%। 10.60% जो योगदान है वो राजस्थान का है देश के कुल पशुधन में। काफी अच्छा खासा योगदान है, राजस्थान के अंदर पशुधन अच्छी स्थिति में है। तो अगर हम अलग अलग पशुओं की बात करें कि पूरे देश के अंदर जितने भी पशु हैं उनमें से राजस्थान में जो पशु हैं उनका कितना योगदान है, तो ऊंट के योगदान की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर जितने भी ऊंट हैं उनमें से 84.43% जो ऊंट है वो राजस्थान के अंदर है। तो ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। बकरी की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर जितनी भी बकरियां हैं उनका 14% जो है वो राजस्थान के अंदर है। भैंस की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर जितनी भी भैंसें हैं उनमें से 12.47% जो योगदान है वो है राजस्थान के अंदर भैंसों का। भेड़ की बात करें तो 10.64% योगदान है पूरे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जो भेड़ है उनका। गोवंश की बात करें तो 7.24% का योगदान है। दूध उत्पादन में अगर बात करें तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरे भारत के अंदर जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है उसमें से 12.72% जो है ये होता है राजस्थान के अंदर। तो काफी अच्छा खासा योगदान है दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर। ऊन उत्पादन में 34.46%, पूरे भारत के अंदर जितनी भी ऊन उत्पादित होती है उसकी 34.46% जो है ये होती है राजस्थान के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम देखें कि राजस्थान कौन कौन से पशुओं के पालन में पहले नंबर पे आता है, तो ऊंटों में हमने देखा पूरे भारत के अंदर 84.43% जो ऊंट हैं ये केवल राजस्थान के अंदर हैं। तो राजस्थान है वो ऊंटों में पहले नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पे पाए जाते हैं भारत के अंदर, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं। बकरी में भी राजस्थान पहले नंबर पे आता है तथा गधों में राजस्थान पहले नंबर पे आता है। कौन कौन से पशुओं के अंदर राजस्थान पहले नंबर पे आता है, यानी कि ये जो पशु हैं ये राजस्थान के अंदर पूरे भारत में सबसे ज्यादा हैं। बकरी सबसे ज्यादा है राजस्थान में,
ऊंट सबसे ज्यादा हैं तथा गधे जो हैं ये राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम पशुधन से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि पशुधन से संबंधित चलाई जा रही हैं। तो पशुओं के लिए कौन सा विभाग होता है? गोपालन विभाग की स्थापना की गई थी पशुओं के लिए। कब की गई थी? 13 मार्च 2014 को की गई थी। एक राज्य पशुधन तथा डेयरी विकास नीति भी लाई गई थी। ये कब लाई गई थी? 2019 के अंदर। इस नीति को लाने का उद्देश्य क्या है? आजीविका में वृद्धि करना, दुग्ध प्रसंस्करण यानी दूध की प्रोसेसिंग, विपणन मार्केटिंग, रोजगार सृजन करना, ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना, पशुओं के आहार की देखरेख करना, अच्छी किस्म का आहार है वो प्रदान करना, और देसी नस्ल में सुधार करना, रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाना। पशुओं में कई रोग भी होते हैं तो उनको नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाना। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि पशुधन से संबंधित चलाई जा रही हैं? पहली है अविका कवच बीमा योजना। काफी महत्वपूर्ण योजना है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि अविका कवच बीमा योजना किससे संबंधित है? तो ये है भेड़ों से संबंधित। ये जो योजना है भेड़ों के लिए बीमा प्रदान करने की योजना है। तो किससे संबंधित है? भेड़ों से संबंधित है। भेड़ों के बीमा के लिए चलाई गई योजना है। अगली है नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना। ये जो योजना है 2018-19 में शुरू की गई थी। जो भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। तो काफी महत्वपूर्ण योजना है, आवारा पशुओं के लिए चलाई गई योजना है। तो ये जो योजना है ये सरकार तथा जनता के सहयोग से चलाई जा रही है। इसमें 90% जो योगदान है ये तो सरकार का रहने वाला है और 10% जो योगदान है ये जनता का रहने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सरकार और जनता का योगदान कितना है इस योजना के अंतर्गत? तो ये है 90 और 10 के योगदान से सरकार और जनता का योगदान इसमें रहने वाला है। इसके अंदर वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो पर गौशाला, प्रत्येक गौशाला को इसमें इस योजना के तहत 50 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाएगी गौशालाओं का अच्छे से संचालन करने के लिए। अगली योजना है भामाशाह पशु बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत पशुओं का बीमा किया जाता है। कब शुरू की गई थी? 23 जुलाई 2016 को ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? तो जयपुर के जामडोली से ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भामाशाह पशु बीमा योजना है कहाँ से शुरू की गई? जयपुर के जामडोली से ये जो योजना है ये शुरू की गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का बीमा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अगली है खुरपका मुंहपका रोग योजना। तो खुरपका और मुंहपका जो है पशुओं में होने वाली बीमारियां हैं। तो इस बीमारी से बचाने के लिए, पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए ये जो योजना है ये लाई गई थी, खुरपका एवं मुंहपका रोग योजना। कब लाई गई थी? 2010 के अंदर लाई गई थी। उद्देश्य क्या है? खुरपका और मुंहपका रोग से पशुओं का बचाव करना। ठीक है स्टूडेंट। अगली है गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना। इसका उद्देश्य क्या है? गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना है गौशाला विकास योजना। इसका उद्देश्य है गौशालाओं का जो भी बुनियादी ढांचा है उसके विकास के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। ये हमने देख ली पशुधन से संबंधित जो भी मुख्य योजनाएं चलाई जा रही थी। तो मोटा मोटी एक बार इनको आप देख लेना ताकि अगर एग्जाम में इससे कोई प्रश्न बनता है तो आप कर सको। ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं राजस्थान के अंदर डेयरी विकास। राजस्थान के अंदर डेयरी की क्या स्थिति है? अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जिला दूध उत्पादक संघ जो हैं ये कितने बने हुए हैं, तो राजस्थान में 23 जो हैं ये जिला दूध उत्पादक संघ हैं ये बने हुए हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर कितने जिला दुग्ध उत्पादक संघ हैं? तो कितने हैं? 23 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या किया गया है डेयरी विकास के लिए राजस्थान में? तो डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान के अंदर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1977 के अंदर इस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इसको RCDF के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, RCDF भी आ जाता है कई बार, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1977 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी राजस्थान के अंदर डेयरी के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये क्या काम करता है RCDF?
पौष्टिक आहार प्रदान करने का काम करता है। जो भी दुग्ध उत्पादन और उत्पादक हैं उनका बीमा करता है। ठीक है स्टूडेंट, डेयरी विकास से संबंधित कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं? एक है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना। ये जो योजना है 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। काफी महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत इस बार का जो बजट है 22-23 का जो बजट है इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। तो इसलिए ये जो योजना है खासकर आपको ध्यान रखनी है। कब शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना जो है ये शुरू की गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान है? जो भी दूध सप्लायर हैं अगर वो RCDF को दूध की सप्लाई कर रहे हैं यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को अगर दूध की सप्लाई कर रहे हैं तो उनको पर लीटर 5 रुपये बोनस के रूप में दिया जाता है। तो ये इस योजना का मुख्य प्रावधान है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले ये दिया जाता था 2 रुपये पर लीटर। तो पहले कितना दिया जाता था? 2 रुपये पर लीटर बोनस दिया जाता था। जो भी दूध सप्लायर हैं जो कि RCDF को दूध की सप्लाई करते हैं उनको पहले दिया जाता था 2 रुपये पर लीटर बोनस दिया जाता था। लेकिन इस बार के बजट में इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 रुपये पर लीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस योजना के अंतर्गत जो दूध सप्लायर हैं जो कि RCDF को दूध की सप्लाई करते हैं उनको 5 रुपये पर लीटर बोनस के रूप में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफी महत्वपूर्ण योजना है। अगली है राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। तो इस योजना के अंतर्गत बीमा किया जाता है। किनका होगा? तो डेयरी विकास से संबंधित पढ़ रहे हैं तो जो भी दुग्ध उत्पादक हैं उनका बीमा किया जाता है। तो क्या प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत? ये जो योजना है ये दुग्ध उत्पादकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। यानी इसके अंतर्गत जो भी दुग्ध उत्पादक हैं उनका बीमा किया जाता है। अगर उनकी दुर्घटना हो जाती है तो उनको कुछ राशि बीमा के रूप में मिलती है। तो कितनी राशि मिलती है? अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण स्थायी अपंगता हो जाती है तब मिलते हैं 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता है। ये इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। और अगर दुर्घटना में आंशिक स्थायी अपंगता होती है यानी कि थोड़ी अपंगता होती है तब मिलते हैं 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। तो ये दोनों प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है। जो राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना है इसके अंतर्गत जो भी दुग्ध उत्पादक हैं अगर उनकी दुर्घटना होती है, अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। अगर दुर्घटना में पूर्ण स्थायी अपंगता हो जाती है तब भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर आंशिक स्थायी अपंगता होती है तब इसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये हमने डेयरी विकास के बारे में देख लिया। राजस्थान के अंदर डेयरी विकास से संबंधित कुछ बातें। अगर हम पहले गो अभ्यारण्य की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहला गो अभ्यारण्य कहाँ पे बना था? बीकानेर के अंदर बना था। गोमूत्र रिफाइनरी ये बनी है जालोर के पथमेड़ा के अंदर। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान केंद्र, तो ये केंद्र लेवल पे है। कहाँ पे है? अविका नगर टोंक के अंदर। तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है टोंक के अविका नगर के अंदर। तो हमने देखी थी भेड़ों से संबंधित एक अविका कवच बीमा योजना भी चलाई जा रही थी। तो आप अविका से याद रख सकते हो। जो अविका बीमा योजना थी ये भेड़ों से संबंधित थी। तो टोंक के अविका नगर के अंदर भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो है ये बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको आप सर्च करोगे तो आपको सिया मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर सिया मैम के नाम से भी सर्च कर सकते हो। चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अभी तक की सारी PDF मिल जाएंगी और आगे की क्लासेस की जो PDF है वो भी आपको वहीं पे मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।